कैमरा ऑन करके ही ओके। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग तो हो गया। थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लेंगे बेटा 1 सेकंड के लिए, जल्दी से कैमरा 1 सेकंड के लिए, ज्यादा देर तक नहीं। और वैसे भी 10:22 हो गया है, तो ये उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे स्नान कर लिए होंगे तो फ्रेश लग रहे होंगे नाश्ता वास्ता भी कर लिया होगा आराम से, है ना। देखो अभिजीत सम्राट अशोक हमारे सामने हैं ओके अभिजीत। ओके, बाकी बच्चे गर्ल्स जिन बच्चों ने कैमरा ऑन कर लिया इसका मतलब उनके घर का बैकग्राउंड बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, अब कोई बात नहीं, बाकी बच्चों के घर का बैकग्राउंड सही नहीं है। अब आप लोग, आपकी मम्मा सुन रही होंगी ना, तो कह रही मेरी शिकायत करा दिया मेरे बच्चों ने तो, हाँ, जबकि मैं इतनी सफाई करती हूँ घर की। ओके चलो ठीक है, थैंक यू अभिजीत, मैं मान लिया कि बाकी बच्चों के घर का बैकग्राउंड अभी सही नहीं है। चलो थैंक यू बेटा। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। एंड थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में हम बात करेंगे, इसके बाद हम आज के लेसन का हमको यहीं से स्टार्टिंग करना है, रीडिंग हमको यहीं से स्टार्ट करना है। ओके, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में हमने जो बातें की थी कि हमने बात किया था कि हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, और फिर इसके बाद हमने प्लानिंग को स्टार्ट किया, तो 1951 में इंडिया की प्लानिंग थी। ओके, 1953 में चाइना की, और 1956 में पाकिस्तान की प्लानिंग, ये हम देख चुके थे, करेक्ट ना। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, अभी इसी 183 पेज में पढ़ा था कि पाकिस्तान चाइना ने जीएलएफ की पॉलिसी को लॉन्च किया था। जीएलएफ का मतलब क्या होता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी को 1958 में किया था। ठीक है, 1966 के आसपास वहां पर ड्राउट आ गया था, और उसने कम्यून सिस्टम की भी स्थापना की थी। जीएलएफ का जो ऑब्जेक्टिव था कि एक हम इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जाएं, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो, प्रोडक्शन हो, और हम एक्सपोर्ट वगैरह का जो है सेल्फ रिलायंस की भावना के तहत उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने कम्यून सिस्टम, आपने एक बार जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लैशबैक, कम्यून सिस्टम की स्थापना की। और इस कम्यून सिस्टम में क्या था, कलेक्टिव फार्मिंग की बात हुई थी। कलेक्टिव, करेक्ट ना, कलेक्टिव फार्मिंग की बात हुई थी, करेक्ट ना, जिसमें अपना लोग टैक्स दे देते थे, टैक्स गवर्नमेंट को देते थे, और बाकी जो है प्रोड्यूस सरप्लस अपने पास रखते थे, सरप्लस अपने पास रखते थे, करेक्ट है ना। गेटिंग पॉइंट, बोलो भाई, ठीक है। एंड दे वर आस्क्ड टू सेटअप कम्यून सेटअप व्हाट, इंडस्ट्रीज अपने बैकयार्ड्स में। एक वर्ड यूज किया गया, बैकयार्ड्स, ठीक है ना, अपने घर के आसपास, अपने आस जो पिछवाड़ा है ना, जो बैक साइड ऑफ द, जैसे पहले के जो घर बनते थे ना बेटा, तो उसमें क्या होता था ना, हम लोग को याद है कि ऐसे ऐसे होता था। जैसे आपको मान लो कि ये फ्रंट है, मान लो हम तो उतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, तो ये बैक साइड, तो ये यहाँ पर काफी पीछे स्पेस होता था। ठीक है, इसको अगर हम कैसे बनाए, ठीक है, अगर मान लो ये फ्रंट है, इसको फ्रंट लिख दिया, तो ये अगर बैक है ये, तो इस पे काफी स्पेस होता था। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने की बात वहां पर चलती थी। ओके, और हम लोग घरों में बहुत सारा काम ये घर के जो पीछे का जो हिस्सा होता था ना, उसमें हम लोग करते थे, क्योंकि आगे तो थोड़ा सा डेकोरेटिव वाली बात हो जाती है। तो ये कहा गया कि इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए। ठीक है, आर्गेनिक पॉइंट। तो 1966 के आसपास जो प्रोलेटेरियन कल्चरल रिफॉर्म्स, माओ से तुंग जो थे, है ना, उनके नेतृत्व में ये वहां पर कल्चरल रिफॉर्म्स आया। अब हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। तो यहां से हमने कहा, इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, वहां पर रिफॉर्म्स की बात शुरू हो गई थी। ठीक है, 1978 में रिफॉर्म्स की बात शुरू हुई थी। कब हुई थी, 1978 में रिफॉर्म्स की बात हुई थी। ठीक है, जिस इकोनॉमी के रिफॉर्म्स को हम 1991 में किए, हाँ, जबकि हमारे यहाँ रिफॉर्म्स के ज्यादा स्कोप थे। वी हैव अ ग्रेटर स्कोप ऑफ रिफॉर्म्स बिकॉज आवर टाइप ऑफ इकोनॉमी वाज नॉट वेरी कंजर्वेटिव इकोनॉमी। लेकिन हम चाइना से भी ज्यादा कंजर्वेटिव निकले इस मामले में, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप कहा जाए, हमारे यहाँ पहली बात तो करप्शन का अमाउंट ज्यादा था। ठीक है, करप्शन बहुत ज्यादा था हमारे यहाँ, चाहे यो सबसे पहली बात तो लीडर्स करप्ट, ब्यूरोक्रेट्स उनके प्रभाव में करप्ट हो गए। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स भी करप्ट हुए। ठीक है, और फिर बाद में के फेज में क्या हुआ, लीडर्स और
ब्यूरोक्रेट्स, दोनों के बीच में नेक्सस स्थापित हो गया। ठीक है, और ये धीरे धीरे परकोलेट हो गया, अलग अलग लेवल पर देखने को मिला, चाहे कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन से लेकर इंक्लूडिंग एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमने एक शिकायत मुझे अपने सिस्टम से यही है। तो हमारा कंजर्वेटिव नहीं होते हुए भी हमने जो पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस देखा वो हम देख चुके हैं, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो 1978 में उन्होंने फेज आउट मैनर में, फेज में उन्होंने रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया, वही उसी की चर्चा यहाँ हो रही है। ओके, ठीक है, चलिए। तो इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, private sector firms in general, and township and village enterprises, that is those enterprises which were owned and operated by local operative collectives। ठीक है, ये ओन्ड मतलब ये विलेज के लेवल पर थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया गया। जैसे आज भी हम खादी ग्राम उद्योग की बात करते हैं या कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, तो ये वहां अप्रोच ये पहले स्टार्ट कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद भारत में, मैंने पहले भी चर्चा किया होगा, आजादी के बाद भारत ने जो गांधी का जो ग्राम स्वराज था, ठीक है, या दीन दयाल जिसके ऊपर बहुत सारी स्कीम्स आजकल आ रही हैं, तो इन्होंने कहा कि अंत्योदय मंत्र का मतलब क्या हुआ, अंत का उदय, अंत मतलब लास्ट, पुअर, जिसको हम बीपीएल की भाषा में, आजकल बीपीएल की भाषा में कहते हैं, अंत का उदय, अंत्योदय। पॉइंट। तो इसकी बात की, इसी तरह महात्मा गांधी ने बात की थी क्या, कि ग्राम स्वराज की बात की थी। ग्राम स्वराज मतलब उन्होंने कहा कि हर हाथ को, और गांधी ने बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम, एजुकेशन में, मुझे याद है जब हम लोग प्राइमरी क्लास में होते थे ना, स्कूल में एक एरिया होता था स्कूल का, मतलब स्कूल की बिल्डिंग है इधर, ग्राउंड है, ठीक है, एक एरिया होता था जहां पर ये फील्ड था, मतलब ये फील्ड एग्रीकल्चर लैंड था, जहां पर लोग जो जैसे मान लो कि लहसुन है या प्याज है या इस तरह की जो भी चीजें हैं, वो जो दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं, उन सब चीजें, ऐसा नहीं कि पैडी का खेती हो रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ट्रेनिंग स्कूल था कि बच्चे अगर जॉब नहीं मिल रही है तो कम से कम कुछ ना कुछ वो कर पाए। पॉइंट। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चलती थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली बीएससी एजी, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, इसका मिलता था। अभी भी यूपी में बहुत सारी जगहों पर है, खैर। और नैनी में, वहां पर मुझे याद है भुवनेश्वर से बहुत सारे बच्चे, मैं जब प्रयागराज इलाहाबाद में पढ़ता था तो भुवनेश्वर से बहुत सारे बच्चे आते थे नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, नैनी जहाँ पर नेहरू जी जेल में थे, और उन्होंने एक लेटर लिखा था इंदिरा जी के नाम से, पिता का पत्र पुत्री के नाम, पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो ये वहां पर बहुत फेमस हुआ था ये, अब लेटर्स टू डॉटर करके। तो ये तो वहां पर एग्रीकल्चर के, तो ये हमारा, मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आजादी के बाद जो स्थितियां बनी, जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसे ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय लोकल कलेक्टिव्स, अगर हम यहाँ पर इसको लिंक को स्थापित कर पाए होते, हमारे पास विजनरी लीडरशिप होता, तो अगर हम इसको लिंक को स्थापित, मतलब गांव का जो अगर डेवलपमेंट होता, तो विलेज डेवलपमेंट का फायदा क्या होता, कि जो विलेज से जो माइग्रेशन हो रहा है, ध्यान से सुनना, माइग्रेशन हो रहा है अर्बन एरिया की तरफ, और अर्बन एरिया का पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, ठीक है, और अर्बन एरिया का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अर्बन रोड्स के ऊपर ज्यादा रश देखने को मिलता है, ठीक है, सैनिटेशन का इशू आता है, हाउसिंग का इशू आता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। आगे पॉइंट, मेरी बात समझ में आई बेटा? उस लिंक को स्थापित कर पा रहे हैं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आप? सुजल देखो बेटा, प्रीवियस लेसन से ये कंटिन्यू है, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट बेटा, समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई, बोलना चाहिए ना बेटा तो। सुजल सुनीस, चैट बॉक्स में लिख रहे हो तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ बस। सूरज समझ में आ रहा बेटा? अनुप्रिया, नीतिका, सुनीस,
आज वो सुरजीत नहीं आया ना, ओके चलिए। तो ये है, तो यहाँ पर चाइना ने क्या किया कि लोकल मतलब गांव की तरफ उसने फोकस रखा। मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है, गांव की तरफ फोकस रखा, ठीक है। आगे पॉइंट, अब हम आते हैं यहाँ से। all this stage at this sorry at this stage enterprises owned by government known as state owned enterprise, जिसको हम अपने यहाँ क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो सरकार के क्षेत्र में है उसको हम, सरकार के अधिकार के क्षेत्र में है, वहां पर नाम दिया गया स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। करेक्ट ना, समझ में आई बात, बोलिए। which we in India call public sector enterprises, ठीक है, PSE, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। वर मेड टू फेस कंपटीशन, इनको कंपटीशन के लिए एक्सपोज किया गया। मतलब जब जैसे हम जो काम हम 1991 में किए थे ना, वो 1978 में वो स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। द रिफॉर्म प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व dual pricing. Dual pricing, this means fixing the prices in two ways. Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basic prices fixed by the government. तो प्राइसेस का तरीका क्या हुआ, दो तरीका हुआ। पहली बात तो प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको मतलब ये प्लानिंग सिस्टम के आधार पर, मतलब सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कमीशन, वो वहां से प्राइसेस फिक्स होगा, तो ये गवर्नमेंट का पहला काम। दूसरा क्या है, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक में के शब्द में अगर हम देखें तो हमारा एक सोशलिस्टिक पैटर्न था और एक कैपिटलिस्टिक पैटर्न था, ठीक है। तो जो सोशलिस्टिक पैटर्न मतलब गवर्नमेंट का अधिकार, ठीक है, ये गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट का काम होता था फिक्सेशन, जो यहाँ पर है देखने को मिल रहा है। दूसरा कैपिटलिस्ट, मतलब सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसी बात को यहाँ लिखा जा रहा है कि सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइसेस कौन फिक्स कर रहा है, गवर्नमेंट फिक्स करेगी। एंड रेस्ट वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट द मार्केट प्राइसेस। तो ये इट इज कॉल्ड सप्लाई एंड डिमांड। ये क्या है, मार्केट है, मार्केट, ठीक है। तो ये डिमांड है, ये सप्लाई। तो सप्लाई एंड डिमांड आर द टूल्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मार्केट फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई आर द मार्केट फोर्सेस, इसी बात को यहाँ लिखा गया। Over the years, as production increased, the proportion of goods or inputs transacted in the market also increased. और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया तो मार्केट में चीजें ज्यादा आने लगी। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, अब देखो ध्यान कहाँ दिया जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, मतलब अपना विकास अगर स्कूल में की पढ़ाई से नहीं हो रहा है तो हमने क्या किया, ट्यूशन का सहारा ले लिया। इसी तरह अगर इकोनॉमी का विकास स्वयं के द्वारा नहीं हो पा रहा है तो हमने क्या किया, विदेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कह लो, तो FDI का ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, ठीक है। तो उसका सहारा लिया, और उसको वो बाहर से कोई कब आएगा, डिपेंड, ठीक है। अगर ट्यूशन वाला देखो, ट्यूशन वाला टीचर जो है वो कब आएगा, या तो आप अच्छा दे दे, ठीक है, गांधी छाप, ठीक है, टारगेट मतलब पैसा, उसकी वजह से आकर्षित हो सकता है, ठीक है। या कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, पैसा थोड़ा कम भी हो लेकिन लड़का बहुत इंटेलिजेंट है तो उसका नाम रोशन होगा, तो उसकी मार्केटिंग होगी। इस तरह के काम हो सकते हैं। इस तरह समझने के लिए मैं एग्जांपल में ही ले रहा हूँ। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर वाला अगर आपके देश में आएगा तो उसको कुछ सुविधाएं चाहिए, डिपेंड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, तो फॉरेन इन्वेस्टर, in order to attract foreign investors, special economic zones were set up, ठीक है। एक अलग एक जोन, मतलब अगर मान लो भारत है तो भारत में ही कुछ जगह, जैसे सूरत है, नोएडा है, ठीक है, मैसूर है, ठीक है, ये सब कुछ जगह जो था, गुवाहाटी, ठीक है, ये हर स्टेट में एक एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओपन किए गए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओपन करने का मतलब मान लो सूरत है ना, इसको फोकस किया गया भारत में कि खास तरह के व्यापार के लिए जो यहाँ से ट्रेडिशनल होता था उसको प्रमोट किया जाए और एक्सपोर्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब था कि यहाँ पर टैक्स की हॉलीडे दे दी जाएगी, ठीक है, उनको लैंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दिया जाएगा, ठीक है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस एंड दे कैन सेल।
ओके, तो लेकिन भारत में ये मॉडल SEZ का मॉडल भारत ने चाइना से अपनाया तो जरूर, लेकिन ये भारत में फ्लॉप हुआ। क्यों? करप्शन एक बहुत बड़ा कारण था इसका, ठीक है, इसका मिसमैनेजमेंट, ठीक है, सारा कुछ करप्शन के से ही लिंक्ड कर सकते हैं हम। तो मिसमैनेजमेंट था, करप्शन था, ये सब बहुत सारे कारण थे, हम उसके डिटेल में नहीं जाते। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसने सेटअप किया? चाइना ने सेटअप किया। आगे पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोलिए बोलिए भाई, बोलो भाई, बच्चे लोग, नितिका, अभिजीत, समझ में आ रही बात? चलो, सो अब आते हैं हम अपने वो पड़ोसी जिसका हम बहुत दिल थाम कर इंतजार करते रहते हैं कि कब कौन सी घटना घटा जाए। तो ऐसे पड़ोसी का हम स्वागत करते हैं कि ताकि हम हमेशा अलर्ट मोड में बने रहें। ये जागते रहो वाली बात है। ऐसा पड़ोसी मतलब बहुत ही रेयर लोगों को मिलता है, जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं कि ऐसा पड़ोसी अलर्ट करने वाला मिले। ठीक है, चलो, तो आप समझ रहे होंगे। चलिए, पाकिस्तान। While looking at the various economic policies that Pakistan adopted, you will notice many similarities with India. ठीक है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, प्लानिंग, ये सब सारी चीजें कॉमन ही थी। पाकिस्तान ऑल्सो फॉलोज द मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मॉडल। ठीक है, ये सारी चीजें सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज जब पूछा जाएगा ना, तो ये सारी लिखने पड़ेगी। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, का मतलब ही होता है जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों, मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। इसका मॉडल क्या हो प्राइवेट सेक्टर का? डिमांड एंड सप्लाई। ये क्या है? ये गवर्नमेंट, ठीक है, और सेंट्रलाइज्ड प्राइसिंग सिस्टम, CPS कह सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड प्राइसिंग सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट ही इसका प्राइसिंग की को डिसाइड करती है। In the late 1950s and 1960s, Pakistan introduced a variety of regulated policy framework. Regulated मतलब controlled, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भारत में था, रेगुलेशन था, बहुत सारे रेगुलेशन थे। तो रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ भी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया था, बेस्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करते थे, लेकिन हम वैसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए परमिशन ज्यादा देते हैं जो कि एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, ठीक है, हमने रॉ मटेरियल या कुछ इस तरह का इंपोर्ट तो किया, लेकिन फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर सके, तो वैसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। ठीक है, चलो, तो द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन, ठीक है, टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, टुगेदर विद द डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल ऑन द कंपीटिंग इंपोर्ट्स। मतलब क्या था कि जो इंपोर्ट जो चीजें होती थी, हाँ, उनको जो चीजें इंपोर्ट होती थी उन्हीं चीजों को हम पहले कंट्रोल करें, मतलब कि वो चीजें भारत में कम आए ना आए, इस तरह का व्यवस्था करना। ठीक है, ताकि हम हाई टैरिफ जब लगा देंगे, पहले मान लो 5 रुपीज टैरिफ, अब 10 रुपए टैरिफ, तो जब इंपोर्ट करेंगे तो ये कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि टैरिफ का रेट बढ़ गया। तो इसी को यहाँ लिखा गया है, हियर सेम थिंग इज रिटन कि द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन, ठीक है, टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद द डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑन कंपीटिंग इंपोर्ट्स। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे भी स्टार्ट हुआ था ना मिड 70s में, ठीक है, लेड टू द मैकेनाइजेशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ओके, इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेलेक्ट एरिया, जैसे हमारे यहाँ था कि सिलेक्टेड एरियाज, पंजाब, हरियाणा, है ना, हर कुछ फसलें ली गई थी, एंड इट वाज स्टार्टेड, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया था। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए, नितिका, अनुप्रिया, सुनीश, शुभांकिता, बेटा बोलो। चलो, शुभांकिता पढ़ो बेटा। तो मैं पढ़ रहा हूं तो शायद आप लोग का अटेंशन उतना नहीं हो पा रहा है, आप पढ़िए बेटा। तो लेकिन ये लाइन बाय लाइन पढ़ रहे ना, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, हर लाइन की अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। चलिए, दिस चेंज द एग्रेरियन, यहां से पढ़े बेटा,
This changed the agrarian structure dramatically. Subhankita? Yes, sir. This changed the agrarian structure dramatically. In the 1970s, nationalization of capital goods industries took place. Pakistan then shifted its policy orientation in the late 1970s and 1980s, when the major thrust areas were denationalization and encouragement of private sector. During this डिनेशनलाइजेशन का period, मतलब हुआ कि इनकरेजमेंट ऑफ, मतलब जो चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, नाउ इट इज इन द प्राइवेट हैंड. ठीक है. तो डीनेशनलाइजेशन, जैसे नेशनलाइजेशन करते हैं ना, तो मतलब सरकार के अधीन चले जाना. जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया. ठीक है. एयर इंडिया पहले क्या था? टाटा एयरलाइंस कहा जाता था. एयर इंडिया पहले किस क्या कहा जाता था? टाटा एयरलाइंस. अर्लियर इट वाज अ टाटा एयरलाइंस अर्लियर. ठीक है. अभी जब पिछली सरकारों ने जब इसका मिसमैनेजमेंट किया एयर इंडिया का, पॉइंट, जैसे मैंने पहले ही बताया था ना, एयर इंडिया लॉस में क्यों गया. तो किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, बट जो गवर्नमेंट थी उसमें जो लोग थे वो उसको जो लॉस मेकिंग जो रूट्स था ना उसको दे दिया एयर इंडिया को, और प्रॉफिट मेकिंग दे दिया प्राइवेट एयरलाइंस को. पॉइंट. तो यहाँ जब लॉस मेकिंग रूट्स होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से एयर इंडिया लॉस में हुआ. फिर क्या हुआ? ये जो गवर्नमेंट आई तो उसको सेल करना पड़ा. तो सेल भी किया तो किसको किया? दैट इज टाटा. मतलब जिसका था वो उसको वापस मिल गया. इसको ऐसे समझो, जिसका था टाटा का था, टाटा से गवर्नमेंट ने लिया था, नेशनलाइजेशन किया था उसका, एयर इंडिया का. अब वो किसका हो गया? फिर वापस टाटा का हो गया. ओके. तो वहां पर डी नेशनलाइजेशन स्टार्ट किया गया. क्या स्टार्ट किया गया? डी नेशनलाइजेशन. मतलब जो चीजें गवर्नमेंट के हाथ में थी अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में जाने लगी, जिसको हम अगर डिसइन्वेस्टमेंट समझे तो डिसइन्वेस्टमेंट उसको कहा जा सकता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, चलो आगे. पाकिस्तान ऑल्सो. during Pakistan also received financial support from Western nations and remittance from अब देखो, रेमिटेंसेज है ना, जैसे भारत के बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, वहां से जो अपने रिलेटिव्स को पैसा भेजते हैं ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेमिटेंसेज. ठीक है. ठीक है. continuously increasing outflow of immigrants to the Middle East. ठीक. This हम्म. this helped the country in stimulating economic growth. The then government also offered incentives to the private sector. All this created अच्छा, ये क्वेश्चन मिला कि दिस हेल्प द कंट्री इन स्टिमुलेटिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ. ये कैसे होगा? देखो, अब ये कैसे होगा? अगर मान लो कि फॉरेन से पैसा आता है ना, रेमिटेंसेज के रूप में. मान लो कि हम रखते हैं, अमेरिका रखते हैं. अमेरिका में जो भारतीय लोग रहते हैं वो इंडिया में क्या, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डॉलर भेजा. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? डॉलर इंडिया में आ गया. इंडिया में आया तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया. ठीक है. आर्गुमेंट फॉरेक्स इसको कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ये बढ़ गया. अब भारत के पास जब पैसा ज्यादा होगा तो भारत मान लो कि कैपिटल गुड्स परचेज करना चाहे, इंपोर्ट करना चाहे. हाँ, इंडिया कैन इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, मंगा सकता है. ठीक है. तो हमारे यहाँ ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है. ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लोगों को जॉब ज्यादा मिलेगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी. आर्गेनिक पॉइंट, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसके बेस पर. तो ये सारे बेनिफिट, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिए भाई, बोलिए. अरे बोलो भाई. yes, sir. यस. All this created a conducive climate for new investment. In 1988, reforms were initiated in the country. Having studied 1988 को अंडरलाइन कर लेना. ठीक है. 1988 में क्या रिफॉर्म्स? भारत में रिफॉर्म्स कब हुआ था? 1991. ठीक है. तो 1991 में रिफॉर्म्स भारत में हुआ था और 1988 में यहाँ. चाइना में कब हुआ था? चाइना में 1978. चाइना में कब हुआ था? 1978. ठीक है. देखो 1978 में यहाँ पर लिखा ना 1978 चाइना. बोलो भाई. ठीक है. 1991 इंडिया. ओके.
दिखाई दे रहा है ना। और 1988 में कहाँ गया, 1988 पाकिस्तान। चलिए आगे पढ़िए। Having studied a brief outline of the developmental strategies of China and Pakistan, let us now compare some of the developmental indicators of India, China, and Pakistan. ठीक है, यहाँ डेवलपमेंट इंडिकेटर सब मिल गए। चलो फास्ट पढ़िए इसको। Demographic indicators. If we look at the global population, out of every 6 person living in this world, one of is an India and another a Chinese. We saw compare some demographic indicators of India, China, and Pakistan. The population of Pakistan is very small and accounts for roughly about 1/10 of China or India. Through China is the largest nation and geographically occupies the largest area among the three nations. Its density is the lowest. Table 10.1 shows देखो डेंसिटी इज लोवेस्ट, इट इज अ ग्रेट एडवांटेज एक्चुअली। ठीक है, अब ये टेबल को थोड़ा देखते हैं इसका। देखो इंडिया में है ना, देखो इंडिया की डेंसिटी कितनी है 455, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग 455। मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर आपका क्लासरूम है, एक सीट है, हाँ देयर इज वन सीट, ठीक है, एक सीट है, अगर एक सीट है तो उस सीट पर जो बैठने वाले बच्चे हैं, है ना, ठीक है, अगर यहाँ पर 3 बच्चों की सीट है, ठीक है, मान लो, तो 3 बच्चे, ठीक है, 4 बच्चे बैठे हुए मान लो इंडिया में, ठीक है, तो 2 बच्चा बैठा हुआ है या 1 बच्चा बैठा हुआ है चाइना में। तो ये क्या है, ये रिसोर्स, 4 बच्चे हैं तो उनको कंफर्ट जोन में दिक्कत होगी। इस तरह अगर क्लासरूम पूरा देखा जाए, अगर इस तरह से एक क्लास में 76 बच्चे हैं, जैसे प्रेजेंट हम 11th F की बात करें तो 76 बच्चे, ठीक है। अगर टीचर के लिए बताओ, ठीक है, स्कूल के रिसोर्स के ऊपर 1:30-35 अगर हो, मतलब एक क्लास में 35 बच्चे हो तब बढ़िया आउटपुट होगा कि 76 बच्चे हो तब बढ़िया आउटपुट होगा। आगे पॉइंट। तो ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अभी कहीं रिपोर्ट में पढ़ा था कि 40% पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो और ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हर कम्युनिटीज वाइज भी अलग अलग है, ठीक है। सो ये हमारा जो पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है, डेंसिटी, ठीक है, ये इंडिया में अलार्मिंग है। चाइना इज अ वेरी गुड पोजीशन 148, मतलब उसके यहाँ स्ट्रगल फॉर रिसोर्सेज कम होंगे, स्ट्रगल फॉर रिसोर्सेज कम होगा, मतलब फाइट कम होगा, क्लैश जो है ना, ह्यूमन क्लैश होने की संभावनाएं कम होंगी। गेटिंग पॉइंट, आर गेटिंग पॉइंट। तो इसलिए समझने की जरूरत है कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन को बढ़ाना और इसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना रिलीजियस लीडर के ऊपर है, ठीक है। रिलीजियस लीडर, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इज मिसयूज्ड, आई हैव नो डाउट इन सेइंग दिस, ठीक है। तो अगर सारे रिलीजियस लीडर इस बात पर हों, यस इट इज नॉट अ वन कम्युनिटी, इट इज नॉट अ टू कम्युनिटीज, इट इज अ responsibility of all communities, ठीक है। and government should also be very transparent in making the laws and in implementing the laws, ठीक है। and it should treat everybody in all aspect, it is not only the population control we are talking about the availability of resources, ठीक है, providing job opportunities, everything means अगर सही मायने में हम केवल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल इक्विलिटी। सो दिस इक्विलिटी इज नॉट एनफ। इक्विलिटी अगर आप मांगते हो तो यू शुड डिमांड फॉर एवरी विद पॉपुलेशन ग्रोथ में, वहां भी इक्विलिटी देखो आप कि हर व्यक्ति के ऊपर पॉपुलेशन का लॉस भी इक्वल हो, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां भी इक्विलिटी आप देखो, ठीक है। आगे पॉइंट, सेक्रीफाइस फॉर द नेशन वहां भी इक्विलिटीज देखो, हर तरह की इक्विलिटी की बात करेंगे। और ये जब आएगा तभी वास्तव में ट्रू डेमोक्रेसी होगी, अदरवाइज डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग को लगे कि ये तो हम ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बाकी लोग तो मौज उड़ा रहे हैं। तो भी ये मतलब जैसे क्लास में होता है
या टीचर्स के बीच में होता है या गवर्नमेंट सर्वेंट के बीच में होता है ना, वो सारी चीजें डिस्प्यूट्स बनती जाती है, ठीक है। सो नेवर गिव द ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, एंड नेवर नेग्लेक्ट द एनी इंडिविजुअल, बोथ पॉलिसी यू हैव टू अडॉप्ट, ओके। सो 19 नेक्स्ट कॉलम हमारा देखो 924, दिस इज व्हाट लिटरेसी, हमारा वो है सेक्स रेशियो मींस एबिलिटी ऑफ द पीपल, 1000 के पॉपुलेशन पर कितनी फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो है, संख्या कितनी है। तो हमारे यहाँ देखो 924, ठीक है, इट इंडिकेट्स वो देश जहां पर हम कहते हैं यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्त, वहां पर प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ता है कि पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वहां पर ये बोलना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना पड़ता है। तो ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक स्थिति है 1924, ठीक है। इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजन हो सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हुई, ये सब तमाम तरह की बातें, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहे, बट ये है। और 1949 चाइना में बहुत अच्छा इंकरेजिंग नहीं है, पाकिस्तान में भी, तो मतलब एशिया के ये तीनों देश इस मामले में पिछड़े हुए नजर आते हैं, आगे पॉइंट। और ये सब देश जो है फॉरेन अटैक वगैरह के बहुत सारे शिकार हुए हैं, तो अपने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखोगे तो ये बहुत सारे कारण नहीं नजर आते हैं। तो ये जरूरत है कि हम वुमेन को सिक्योर करें, फीमेल और पुरुषों को ऐसी पर्सनालिटी बनानी चाहिए, पुरुष मेल जेंडर को ऐसी पर्सनालिटी बनानी चाहिए कि उनके साथ रहने में फीमेल जेंडर सुरक्षित महसूस करें। ये पर्सनालिटी पेरेंट्स को अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी होगी सो दैट दिस कैन बी श्योर। तो इसमें पेरेंट्स, टीचर्स, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, स्पेशली द मेल, okay, similar responsibility lies on the female gender also, but we take more responsibility on this gender, okay। तो fertility rate आप देख लो 2.2, तो ये अलार्मिंग है। अगर आप इस सिचुएशन को देखो, इससे रिलेट करने का प्रयास करो, पॉइंट, इफ यू रिलेट दिस विद द डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर जो होता है, तो उससे रिलेट करने का प्रयास करो, तो ये अलार्मिंग है 2.2 का फर्टिलिटी रेट। अगेन जैसा मैंने कहा कि ये हर भारत में हर कम्युनिटी में अलग अलग है, जैन, बुद्ध, हिंदूज, मुस्लिम्स, सब में अलग अलग है। ये फर्टिलिटी रेट ऑन एंड एवरेज है, इसको भी समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि सबको इक्वलिटी की बात करनी है और हर क्षेत्र में इक्वलिटी की बात करनी है। तो फर्टिलिटी रेट चाइना में देखो यहाँ पर अच्छा है अगर भारत और पाकिस्तान से, और यहाँ भी ये अलार्मिंग है, इसलिए समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। आप पाकिस्तान में समस्याएं बहुत ज्यादा है, तो वो अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए क्या करते हैं, भारत से वॉर वाली स्टेटमेंट देते हैं, कुछ कुछ भारत में करते हैं ताकि पब्लिक का ध्यान उन सब चीजों से हट जाए, प्राइस राइज वगैरह से हट जाए। अर्बनाइजेशन देख लो, ये इंडिया में अर्बनाइजेशन कम है, पाकिस्तान इवन बेटर टू अस एंड चाइना इज फर्दर बेटर, ओके। तो ये अर्बनाइजेशन से क्या होता है, जब सिटी का वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, गेट पॉइंट, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, तो आप क्या होता है कि लेस स्पेस में यू आर एक्युमुलेटिंग मोर ऑफ पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन के नीड्स के लिए जो बहुत सारे डेली वर्कर्स होते हैं उनके लिए आपको प्रोविजन करना, तो ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज ऑल्सो देयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो राइजिंग, ठीक है। अगर ये अर्बनाइजेशन है तो पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही बेटा, बोलो भाई, बोलिए चिल्ड्रेन, शुभांकिता, नीतिका, समझ में आई बेटा। तो इसकी हमने टेबल की हमने थोड़ी सी व्याख्या करने का प्रयास किया, ओके। नाउ नीतिका स्टार्ट रीडिंग, नीतिका टेबल 10.1 shows, पढ़िए, द पॉपुलेशन ग्रोथ, चलिए बेटा नीतिका। Yes, sir. The population growth as being the highest in Pakistan, followed by India and China. Scholars point out the one-child norm introduced in China in the late 1970s as the major reason for low population growth. They also state that this measure led to decline in the sex ratio, the proportion of female per thousand males. However, from the table, you will notice that the sex ratio is low and biased against female.
1 मिनट कहाँ गया, सॉरी। They also state that this measure led to the decline. तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए क्या उनके सेक्स रेशियो में डिक्लाइन होने का कारण क्या है, तो यू कैन रिलेट विद दिस। ओके, करेक्ट ना? ठीक है, आगे पढ़िए बेटा। Scholars cite sun preference prevailing in all these countries as the reason. In recent time, all three countries are adopting various measures to improve the situation. One child norm and the resultant arrest in the growth of population also have other implications. For instance, after a few decades in China, there will be more elderly people एल्डरली। devoted, yes, sir, to young people. This led China to allow couples to have 2 children. ओके, मतलब चाइना ने अपने वन पॉलिसी नॉर्म्स को चेंज कर लिया, क्योंकि जब एल्डरली पीपल हो जाएंगे तो उनके पास यंग पॉपुलेशन जब कम होगी, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी, मतलब बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फीड करना पड़ेगा। ओके, चलिए। The fertility rate is also low in China and very high in Pakistan. Urbanization is high in China, with India having 34% of its people living in urban areas. ठीक है, तो यहाँ पर अलग कलर से हम मार्क कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन इज हाई इन चाइना। व्हाइल यू आर रीडिंग एट होम ना, दैट यू शुड फॉलो। ठीक है, इंडिया हैविंग 34% ऑफ द इट्स पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया। ठीक है, ठीक है, दिस पॉलिसी शुड अडॉप्ट। ठीक है, करेक्ट है ना बेटा? चलिए चलिए, चलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चलिए पढ़े बेटा। चलो बेटा, बोलो बेटा, स्टार्ट। अनुप्रिया क्लास में है? कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है नितिका के साथ? चलो बेटा। Yes, sir. Gross domestic products and sectors. One of the much talked issue around the world about China is its growth of gross domestic product. China has the second largest GDP of $22.5 trillion in the world, whereas India's GDP is $9.03 trillion and Pakistan's GDP is 0.94 trillions, roughly about 11% of India's GDP. India's GDP is about 41% of China's GDP. When many developed countries were finding it's difficult to maintain a growth rate of even 5%, China was able to double digit maintain near double digit growth during 1980s, as can be seen from table 10.2. Also notice that in the 1980s, Pakistan was ahead of India. China was having double digit growth, and India was the bottom. In 2015 to 17, there has been a decline in Pakistan. ठीक है, इसको अंडरलाइन करना। इन द 1980s पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया, देख लो ना। चाइना वाज हैविंग डबल डिजिट ग्रोथ एंड इंडिया वाज एट द बॉटम। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, समझ वाली बात? इसको अंडरलाइन ऐसे कर लेना। ठीक है, 2015-17 देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन पाकिस्तान। चलो, ये यहाँ नहीं है। अगर आप इस मैप को देखो जरा, ये मैप भी अपने आप में एक कहानी बहुत करती है। देखो,
इंडिया का कंसंट्रेशन देख लो, मिनरल्स का, कैटल्स का, हाँ, गुड्स का, फिशिंग, ये मिनरल्स नहीं है, ये हमारा लैंड यूज एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस है। अब ये जो पोर्शन है ना चाइना का, ये देखो इसने कितने सारे एरियाज को भी, चाइना भी एग्रेसिव पॉलिसी जो कर रहा है, ठीक है, ये सब सारा जो है वो तिब्बत का जोन था, ठीक है। भारत में लेस विजनरी लीडरशिप मतलब इसको माना जाएगा, जैसे पॉलिटिकल डिसीजन सही नहीं होने की वजह से चाइना इज एबल टू ऑक्युपाई द तिब्बत रीजन्स, ओके। और अभी भी चाइना का जो एरिया चल रहा है, यहाँ पर साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी, जहाँ पर आपको फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह जो कंट्रीज हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है, मलेशिया, ये सब, तो ये इस एरिया को भी कब्जा करना चाहता है। अभी इसके लिए बहुत टसल चल रहा है। ताइवान ताइवान को वो अपना हिस्सा मानता है, इस तरह यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है उसके कुछ हिस्सों को अपना मानता है, मतलब डिस्प्यूट करने की आदत, इसलिए ये अक्साई चीन है ना, ये इसको उसने कब्जा कर लिया हुआ है, बहुत पहले से कब्जा किया हुआ है पॉइंट, ये अक्साई चीन को, ठीक है। यहाँ भी हमारे मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप की बहुत सारी कमियां जो थी, 1962 में इसने इस एरिया को कब्जा कर लिया, कुछ हिस्सा इसने उत्तराखंड में कब्जा किया हुआ, यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। अभी इसकी जो डिप्लोमेसी चल रही है, हाँ, वो अभी जितने भी नेशंस हैं वो चारों तरफ से भारत को इधर से घेरना चाह रहा है, इधर से पूरा, ठीक है, मतलब इंडियन ओशन में भारत को वो कैप्चर, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड रिसोर्स और उसके सीट रूट्स को वो अपने कब्जे में ले ले, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे उसने आइलैंड को परचेज कर लिया हुआ है, और कंट्रीज को डेप्ट ट्रैप, अभी वो डेप्ट ट्रैप की पॉलिसी चल रहा, मतलब लोन इतना दे देता है ताकि वो कंट्रीज जो है लोन चुकता करने में ही उसको मुश्किल हो, जैसे पाकिस्तान अभी इसी ड्रैप ट्रैप का हिस्सा बना हुआ है चाइना के, उसको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास वो अपने लोगों के जीवन से खेल रहा है, मेरे पॉइंट। अभी श्रीलंका को भारत ने हेल्प किया है, इस तरह भारत ने केन्या को हेल्प किया है, और दूसरे देशों को, माले को भारत ने हेल्प किया है, ठीक है। तो भारत अभी ऐसी स्थिति में है, ये चाइना को काउंटर कर रहा है, उन सारे देश जो चाइना के जाल में फंस रहे हैं उसको भारत हेल्प करके अपना एक परमानेंट एलाई बना रहा है, ठीक है, ताकि वर्ल्ड के किसी भी मुद्दे पर, जब जैसे मान लो कोई भी डिस्प्यूटेड इश्यूज है जिसमें हर कंट्री चाहते हैं, जैसे मान लो क्लास में हो, अगर किसी बच्चे के साथ, मतलब फाइट नहीं करते हैं, अब अच्छी बात है, लेकिन मान लो फाइट हो जाता है, तो क्या करते हो कि हमारे साथ कितने बच्चे हैं, मेरे साथ 4 हैं, इसके पास 2, तो ये 2, जिसके पास 2 है वो वाला 4 वाले से लड़ेगा क्या, नहीं लड़ेगा, माइंड। तो इस तरह के वर्ल्ड लेवल पर भी इस तरह की सिनेरियो होती है, तो हर कंट्री चाहता है अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को मजबूत करना, तो इंडिया इज काउंटरिंग चाइना, तो डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, मतलब इसको अगर आप उसकी भाषा में कहोगे इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी को अपना रहा है, जो कि आपने क्लास 8, 9, 10 और आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो ये जानते होंगे, तो उस पॉलिसीज को अपना रहा है वो। आज का युद्ध जो है ना, ये मतलब आर्म्स एंड एम्युनिशन से नहीं लड़ा जा रहा है, आज का युद्ध जो है इकोनॉमिक वॉर हो गया है, इकोनॉमिक वॉर, जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्रीज को लोन देती है, उसको अपने ट्रैप में फंसाती है, और जब आप किसी से पैसा उधार लोगे ना, तो यू विल लूज योर डिग्निटी, आप उसकी बात मानने के लिए मजबूर होते हैं। जैसे 1991 में इंडिया का जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, भारत को अपने इकोनॉमी को रिफॉर्म करना पड़ा, और वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने इसको घुटने टेकने पड़े, तो दिस इज द कंडीशन, ओके। तो आप क्या बेटा? सर हमारा हिस्ट्री का लिंक आ चुका है। आ चुका है, चलो, तो इतिहास तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ चलो ठीक है, तो ये हम कल जब स्टार्ट करेंगे अभी, तो हम इसके बाद मेरी एक और क्लास होगी ना बेटा, ओके, एक और क्लास है आज, बोलो कि नहीं है, चलो हो या ना हो, अब हमारा एक ही लेसन बचा हुआ है, इसके बाद